हाय गाइस, डू यू नो कि आप 200 रुपए से भी कम में कमर्शियल रियल एस्टेट, ऑफिस स्पेसेस, हाईवेज, पावर ट्रांसमिशन लाइन और इवन टेलीकॉम टावर जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और इनसे एक रेगुलर कैश फ्लो अपने लिए जनरेट कर सकते हो। और ये पॉसिबल है रीट्स एंड इन्वेट्स के थ्रू। जहां लास्ट 1 ईयर में अगर आप इन दोनों ही एसेट क्लासेस की परफॉर्मेंस को ट्रैक करो तो रीट्स में आपको लास्ट 1 ईयर में 17%, 27%, 18 और 16% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। वहीं इन्वेट्स में ये रिटर्न्स 13 to 15% तक के गए हैं। प्लस ये दोनों ही एसेट क्लासेस सेबी रेगुलेशंस के अंडर आती हैं। इसी वजह से काफ़ी सारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी प्रोमिनेंट चॉइस बन गई है लास्ट कुछ सालों में। बट स्टिल रिटेल इन्वेस्टर्स के अमंग ये दोनों ही एसेट क्लासेस अभी भी काफ़ी ज़्यादा लेस एक्सप्लोर्ड है। लेट मी टेल यू, ये दोनों ही एसेट क्लासेस आज के टाइम इंडिया में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। बिकॉज अगर आप डेटा भी देखो तो इंडिया में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सेबी के रेगुलेशंस 1995 में आए थे और तब से लेके इस पूरी इंडस्ट्री को 2019 यानी ऑलमोस्ट 24 ईयर्स का टाइम लगा अपने टोटल एयूएम साइज को 12.5 लाख करोड़ तक पहुंचाने में। वहीं इसको अगर आप कंपेयर करो रीट्स एंड इन्वेट्स के एयूएम साइज से तो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड रेगुलेशंस इंडिया में 2015 और 16 में आए थे और 2017 से लेकर अभी तक ऑलरेडी ये इंडस्ट्रीज 9 लाख करोड़ के एयूएम को क्रॉस कर चुकी है और मार्केट प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग आने वाले 5 सालों में ये इंडस्ट्री 25 लाख करोड़ के एयूएम को क्रॉस कर देगी, जो कि एक फिनोमिनल ग्रोथ नंबर है। तो अब इन सारे ही ग्रोथ नंबर्स को देखते हुए आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम यही समझेंगे दैट हाउ दिस रीट एंड इन्वेट इंडस्ट्री एक्चुअली वर्क्स। सेकेंडली हम इस इंडस्ट्री के फीचर्स को समझेंगे कि किस वजह से इन्वेस्टर्स के अमंग ये इतना पॉपुलर हो रही है। थर्डली इस इंडस्ट्री के रिस्क फैक्टर्स को हम देखेंगे और ये देखेंगे कि अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करता है तो वो कौन से फैक्टर्स है जिनमें उसको ध्यान देना है और जो कि मैक्सिमम जो इन्वेस्टर्स है वो मिस कर देते हैं। लास्टली हम इसके टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको एनालाइज करेंगे। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जिसको एंड तक देखिएगा। एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू प्रेस दैट बेल आइकन, जिससे फ्यूचर में भी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं रीट्स को समझने से। तो रीट्स का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी कुछ इक्विटी की तरह ही वर्क करता है। जहाँ पर इक्विटी के केस में अगर आप एक कंपनी का स्टॉक बाय कर रहे हो तो आप उस कंपनी के एक फ्रैक्शनल ओनर हो जाते हो। उस केस में अगर वो कंपनी कोई प्रॉफिट कमाती है तो सबसे पहले उस प्रॉफिट के चलते उसका स्टॉक प्राइस अप्रिशिएट होता है, जिसका बेनिफिट अगेन आपको एज अ शेयर होल्डर होता है। और सेकेंडली अगर वो कंपनी कोई डिविडेंड अनाउंस करती है तो जिस प्रोपोर्शन में आप उस कंपनी के स्टॉक होल्ड करते हो उस प्रोपोर्शन में आपको वो डिविडेंड्स भी मिलते हैं। सेम कुछ ऐसा ही आपको रीट्स के केस में देखने को मिलता है। अब रीट के केस में भी एक ट्रस्ट होता है जो कि अगेन मार्केट में लिस्टेड होता है और उसकी जो एनएवी है वो मार्केट में ट्रेड कर रही होती है। उस एनएवी को हम जैसे कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स बाय करते हैं, जिससे एक चंक ऑफ मनी उस ट्रस्ट के पास आ जाता है। उस मनी से वो जाके किसी कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को बाय कर लेता है, किसी ऑफिस स्पेस को बाय कर लेता है या मॉल वगैरह में इन्वेस्ट कर देता है। और फिर उस मॉल या फिर किसी ऑफिस स्पेसेस से जो भी सारी रेंटल इनकम जनरेट होती है मंथली बेसिस पे, वो उन इन्वेस्टर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। प्लस विथ टाइम जब उन प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है और जब उन प्रॉपर्टी को सेल करके जो भी सारा प्रॉफिट होता है वो भी इन सारे रीट्स के इन्वेस्टर्स में इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है टू द प्रोपोर्शन जिनमें उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया है। सेम चीज़ आपको इन्वेट्स के केस में देखने को मिलती है। बस इन्वेट्स के केस में आपका जो पैसा है वो कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ना होकर हाईवेज, पावर ट्रांसमिशन लाइन और टेलीकॉम टावर में इन्वेस्ट होता है। जहाँ पर लेट सपोज अगर हमारी गवर्नमेंट कोई एक नए हाईवे को कंस्ट्रक्ट करती है तो उसके केस में उनका जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है उसको निकालने के लिए सबसे पहले वो गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर हाईवे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कुछ सालों पे लीज में देने के लिए उस हाईवे की बिडिंग करती है। फिर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी या फिर ट्रस्ट, जो कि इस केस में इन्वेट है, वो उस हाईवे के लिए बिड करता है और अगर वो बिडिंग सही बैठती है तो वो उस हाईवे को कुछ सालों के लिए एक्वायर कर लेता है। फिर उस हाईवे के टोल से जितना भी सारा पैसा जनरेट होता है वो उसका कुछ पोर्शन उस हाईवे को मेंटेन करने के लिए यूज़ करता है। प्लस जो बाकी का सारा इनकम होती है वो इस इन्वेट्स के जो इन्वेस्टर्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और सेम चीज़ आपको पावर ट्रांसमिशन लाइन और जो टेलीकॉम टावर्स है उनके केस में देखने को मिलता है। अब सेकेंडली हम बात करते हैं उन फीचर्स की जिस वजह से ये दोनों ही एसेट क्लासेस इंडिया में इतना ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। तो देखिए, वी ऑल नो कि इंडिया में जो कमर्शियल रियल एस्टेट होता है उसकी जो रेंटल यील्ड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। बस यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि कमर्शियल रियल एस्टेट के जो प्राइजेज होते हैं वो जनरली काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप रेजिडेंशियल रियल एस्टेट भी देख लो। और मेजर केसेस में जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास इतना ज़्यादा कैपिटल ही नहीं होता कि वो कमर्शियल रियल एस्टेट ही अपने लिए बाय कर सकें। तो ऐसे में जो रीट्स का ऑप्शन है उनको अपना एक जो पोर्टफोलियो है इन्वेस्टमेंट का वो डाइवर्सिफाई करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है कमर्शियल रियल एस्टेट में। और सेकेंडली बिकॉज कमर्शियल रियल एस्टेट के केस में आपको एक रेंटल यील्ड पर मंथ मिलती है तो एक रेगुलर कैश फ्लो का भी ऑप्शन बन जाता है। और इन्वेट्स यहाँ पर जो ऑप्शन प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप हाईवेज वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो, ये तो आप किसी भी वे में अगर आपके पास पैसा भी काफ़ी ज़्यादा है तो भी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं था। तो ऐसे में इन्वेट्स एक नया जो रूट है एक रेगुलर कैश फ्लो का वो ओपन कर देता है। सेकेंडली यहाँ पर आपको अपनी कैपिटल या फिर इन्वेस्टमेंट पे एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेफ्टी भी मिलती है।
बिकॉज लेट सपोज एज एन इंडिविजुअल आपके पास इतना कैपिटल है भी कि आप डायरेक्टली एक कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो, पर उसके केस में भी कई सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं। जैसे कि बिल्डर आपका जो कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है वो आपको टाइम पे डिलीवर नहीं करता, या फिर जितना रेंटल यील्ड आपको प्रॉमिस किया गया था वो आपकी जनरेट नहीं होती, बिकॉज एज एन इंडिविजुअल आपके पास इतनी ज़्यादा इंसाइट या फिर एक्सपर्टीज नहीं है उस पूरी फील्ड में। बट वहीं इसके अगेंस्ट अगर आप रीट्स के थ्रू उसमें इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर एक एक्सपर्ट आपका जो पैसा है वो उस पूरी प्रॉपर्टीज वगैरह में इन्वेस्ट कर रहा है। सेकेंडली यहाँ पर मैंडेटरी होता है एक रीट के लिए कि वो आपका 80% जो अपना टोटल अमाउंट है वो ऐसी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करे जो कि रेडी टू कैश फ्लो जनरेटिंग प्रॉपर्टीज हो, और केवल 20% पैसा वो आपका अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है, जिससे अगेन आपका जो रिस्क है वो मिटिगेट हो जाता है। प्लस जितना भी रेंटल यील्ड भी जनरेट हो रहा है इस पूरी प्रॉपर्टी से, उनके लिए मैंडेटरी होता है कि उसका 90% जो कैश फ्लो है वो अपने जो इन्वेस्टर्स हैं रीट्स के या फिर इन्वेट्स के वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट करें। थर्डली यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि रीट्स एंड इन्वेट्स के केस में आपका जो अमाउंट है या फिर इन्वेस्टमेंट है वो ईजिली लिक्विडेट हो जाती है। बिकॉज अगर आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी सेल करने जाओगे तो उसके केस में हो सकता है उस प्रॉपर्टी को सही प्राइस पे सेल करने में आपको सालों लग जाए। बट बिकॉज रीट्स एंड इन्वेट्स के केस में उनकी जो एनएवी है मार्केट में एक स्टॉक प्राइस की तरह ट्रेड कर रही होती है, तो आप जब चाहो तब वो जो रीट्स और इन्वेट्स की जो यूनिट्स हैं उनको सेल करके उनसे जो अपना पैसा है वो रिडीम कर सकते हो। अब ये तो हो गए रीट्स एंड इन्वेट्स के कुछ फीचर्स, पर अब हर एक एसेट क्लास के साथ उनके साथ एसोसिएटेड कुछ रिस्क भी आते हैं जिनको हमें समझना पड़ता है, और हमें ये भी समझना पड़ता है कि उनमें इन्वेस्टमेंट करते वक्त कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमें क्लोजली एनालाइज करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम रिस्क की बात करें तो जस्ट लाइक एनी अदर इन्वेस्टमेंट इधर आपका एक रिस्क होता है कैपिटल पे रिस्क, जहाँ पर हो सकता है कि आपने जिस पर्टिकुलर रीट में इन्वेस्ट किया है उसका जो मैनेजमेंट है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन नहीं है, या फिर वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट में ढंग से इन्वेस्ट नहीं करते, जिस वजह से आपका जो पैसा है उसमें आपको लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप किसी रीट या फिर इन्वेट में इन्वेस्ट कर रहे हो सबसे पहले आपको उसके मैनेजमेंट की स्ट्रेंथ देखनी है कि वो प्रॉपरली एथिकली वर्क कर रहे हैं या नहीं, और पास का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है कि उन्होंने किस तरीके की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया है और क्या वो प्रोजेक्ट्स या फिर प्रॉपर्टीज रेगुलर कैश फ्लो अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे रही है या नहीं। अब इसके बाद सेकंड रिस्क फैक्टर आता है रेपो रेट्स का, जहाँ पर इंडिया में या फिर किसी भी इकोनॉमी में कितने उस कंट्री के रेपो रेट चल रहे हैं या फिर इंटरेस्ट रेट से चल रहे हैं, ये रीट्स और इन्वेट्स के रिटर्न्स को काफ़ी ज़्यादा डिफाइन करता है या फिर इम्पैक्ट करता है। बिकॉज एक इन्वेट्स या जो रीट्स होते हैं वो इन्वेस्टर्स के पैसे के साथ साथ बैंक से भी काफ़ी ज़्यादा लोन लेते हैं एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे, जिससे फिर वो पैसे से उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में वो इन्वेस्ट करते हैं। अब लेट सपोज एक इकोनॉमी में अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई चल रहे होते हैं तो ऐसे में वही लोन उनको एक हायर यील्ड पे मिलेगा, जिस वजह से एट द एंड जो प्रॉपर्टी पे उनके रिटर्न्स जनरेट हो रहे हैं उसका जो ओवरऑल रिटर्न्स है वो गिर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यील्ड। तो इसीलिए रेपो रेट्स डिफाइन करते हैं कि आपको आने वाले टाइम में उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे कितने रिटर्न्स मिलेंगे। इसीलिए अगर एक इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे होते हैं, जैसे कि पिछले कुछ टाइम से अगर आप इंडिया के केस में देखो तो हमारे भी जो इंटरेस्ट रेट्स है वो लगातार कम हो रहे हैं, तो ऐसे केस में ये जो सिचुएशन या फिर इन्वायरमेंट है ये रीट्स और इन्वेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है। थर्डली यहाँ पर आपको ये भी चीज़ चेक करनी है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि रीट्स एंड इन्वेट्स में आप उनकी एनएवी को बाय करते हो। अब कई बार ऐसा होता है कि जो मार्केट प्राइस उस पर्टिकुलर रीट का चल रहा होता है उससे जो उसकी एक्चुअल एनएवी होती है उसका प्राइस डिफरेंट होता है, और ये होता है मार्केट में अगर ज़्यादा डिमांड चल रही हो। तो जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर रीट या फिर इन्वेस्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके केस में आपको उसकी आईएनएफ वैल्यू चेक करनी है। आईएनएफ वैल्यू आपको बताती है कि जिस प्राइस पे आप उस रीट या इन्वेस्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो क्या वो प्राइस के एनएवी के क्लोज है या नहीं, और अगर वो क्लोज होता है यानी वो इन्वेट या रीट आपको एक सही वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अदरवाइज अगर इसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है और आईएनएफ वैल्यू ज़्यादा है यानी वही सेम रीट आपको एक हायर वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अब अगर फाइनली हम बात करें टैक्सेशन की तो रीट्स एंड इन्वेट्स के केस में आपको दो डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस आपके ऊपर अप्लाई होते हैं। जहाँ पर रीट के केस में सबसे पहली जो इनकम हमारी होती है डिविडेंड इनकम, जहाँ पर जो प्रॉपर्टी से जितनी भी रेंटल इनकम रेगुलर बेसिस पे आ रही है या फिर जो हाईवे के टोल से जो रेगुलर इनकम आ रही है वो एक फिक्स इंटरवल पे आप तक पहुँचती है, और उस रेगुलर इनकम को एज अ डिविडेंड आपको पे कर दिया जाता है, और उस डिविडेंड इनकम पे आपको आपके टैक्स के स्लैब के अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकेंडली आपको प्राइस एप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है, जिस प्रॉपर्टी को आपको रख के एक कुछ टाइम बाद सेल किया जाता है उस प्राइस एप्रिसिएशन जो आपका होता है वो आपका जाता है कैपिटल गेन के फॉर्म में, जहाँ पर एक साल से पहले अगर उस इन्वेस्टमेंट को सेल किया गया तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा 20% का, पर अगर एक साल के बाद उस इन्वेस्टमेंट को सेल किया गया तो उस पर आपको 12.5% टैक्सेशन पे करना पड़ेगा। और जो ये सारी रीट्स एंड इन्वेट्स होते हैं इनके केस में ये अपना जो पूरा इन्वेस्टमेंट होता है वो उसको इस तरीके से मॉडिफाई करके चलते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ही पे करना पड़े मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। और लास्टली आपको एक और एडिशनल इनकम मिलती है इंटरेस्ट के फॉर्म में, जहाँ पर बोथ रीट्स एंड इन्वेट्स के केस में इनके अंदर मिनी कंपनीज होती हैं जो कि स्पेसिफिक एसेट्स को ओन करती हैं। अब कई बार ये एसेट्स दूसरी कंपनीज को लोन भी देते हैं और उससे उनकी जो इंटरेस्ट इनकम जनरेट होती है उसको भी एज एन इंटरेस्ट इनकम वो आपको पे करते हैं, जिसपे अगेन आपको आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करना होता है।
तो ये थे वो सारे ही टैक्सेस जो कि आपको रीट्स एंड इन्विट्स के केस में पे करने होते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज के टाइम इंडिया में रीट्स और इन्विट्स जैसी एसेट क्लास रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव रेगुलर कैश फ्लो का सोर्स बन रहे हैं, जो कि उनको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी प्रोवाइड करता है अपार्ट फ्रॉम इक्विटीज। जहां पर इंडिया में भले ही ये जो पूरा ही कॉन्सेप्ट है ये रिलेटिवली न्यू है, पर इंडिया के अलावा यूएस जैसी कंट्रीज में 1960 से जो रीट्स है वो उनका जो मार्केट है उसमें वर्क कर रहा है, और मेजॉरिटी ऑफ द जो रियल स्टेट है यूएस के केस में वो रीट ही हैंडल करता है। तो आने वाले टाइम में ये जो इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा अच्छी एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रो भी कर सकती है। तो आपका इस इंडस्ट्री के फ्यूचर को लेकर क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।